नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था और वो सुनसान जंगल माहौल को और डरावना बना रहा था। ठंडी हवाओं के बीच पुलिस की जीप अंधेरे को चीरते हुए एक जगह पहुंची, जिसमें से निकलते हुए दोनों लड़के बुरी तरह सहम गए जब उन्होंने सामने पड़े उस लड़के की लाश देखी। उस लाश को बुरी तरह नोचा गया था। चेहरे पर अनगिनत घाव थे जिसे गिना नहीं जा सकता था। उसकी लाश को देखते हुए दोनों लड़कों में से एक लड़का आगे आया। पुलिस अब भी वैसे ही खड़ी थी, जैसे माहौल को समझने की कोशिश कर रही हो। इस बीच वो लड़का उस लड़के को हिलाते हुए बोला, ओ ये करण, करण उठ। मगर करण ने कोई जवाब नहीं दिया। देता भी कैसे? उसमें तो अब जान ही नहीं बची थी। जिसे देख उस लड़के के हाथ कांपने लगे थे। और इस बीच दूसरा लड़का आकर उसके बगल में खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आहिल, मिशा के दिए हुए समय में से 10 घंटे बीत चुके हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस सब को समझने के लिए हमें 6 महीना पहले जाना होगा। यह कहानी है देहरादून में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती लड़की मीशा यादव की, जो अपने पिता महेश यादव के साथ एक किराए के घर पर रहते थे। देहरादून की ठंडी सुबहें हमेशा से ही मीशा को सुकून देती थीं। छोटा सा किराए का घर, जिसकी दीवारों पर समय के निशान थे, लेकिन उन दीवारों के बीच पिता बेटी का नाजुक सा संसार बसता था। मीशा यादव सांवली, शांत सी, बेहद सरल स्वभाव की थी। रंग भले ही सांवला था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उसके भीतर एक दीप जला रखा हो। गली में खेलने वाली लड़कियां अक्सर कहती थीं, मीशा, तेरी मुस्कान बहुत प्यारी है। वो हंसकर टाल देती, क्योंकि उसे पता था उसके पिता ही वो असली वजह हैं जो उसकी जिंदगी में हर खुशी ला देते थे। जहां कुछ लोग उसकी मुस्कान की तारीफ करते तो कुछ लोग उसके सांवले रंग का मजाक भी उड़ाते। मगर मीशा उन सब पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वो जानती थी बोलने वाले तो हमेशा ही बोलेंगे। उनका मुंह तो किसी भी तरह से शांत किया ही नहीं जा सकता। मीशा की मां निशा तभी गुजर गई थी जब वो बस 5 साल की थी। उसके बाद महेश यादव ने उसे मां और बाप दोनों बनकर पाला। दिन में सरकारी दफ्तर की नौकरी, रात को पार्ट टाइम टाइपिंग का काम, और जो पैसा बचता वो उसकी पढ़ाई के लिए। और कई बरसों की मेहनत, कई रातों की भूखी नींद, कई बरसों के संजोए हुए नोटों की खनक, इन सब ने मिलकर एक दिन उसे मसूरी की चोटी तक पहुंचा दिया। पढ़ाई पूरी कर लेना बेटा, मैं ज्यादा नहीं दे सकता, पर सपने रोकना भी नहीं चाहता। जब तुम बड़ी अफसर बन जाओगी तो मुझे अपनी गाड़ी में जरूर घुमाना। मसूरी भेजते वक्त महेश ने मीशा का हाथ थामकर कहा था, बहुत से सपने थे उनके अपनी बेटी लेकर। उनमें से एक ये भी था कि वो मरने से पहले अपनी बेटी को कामयाब देखे, उसे उस गरीबी में न देखे जिन्हें उन्होंने झेला था। मीशा ने उसी दिन ठान लिया था वो अपने पिता के सपने भी पूरे करेगी और अपने भी। जब पहली बार मीशा मसूरी के हॉस्टल में दाखिल हुई, ठंडी हवा उसके चेहरे से खेल रही थी। दूर पहाड़ों पर बादल ठहरे हुए थे, जैसे उसकी नई जिंदगी का स्वागत कर रहे हों। उसका हॉस्टल का कमरा थोड़ा बड़ा था, साथ ही बहुत साफ सुथरा भी। हॉस्टल के उस कमरे में 3 बेड्स थीं, यानी 3 लोगों के रहने की जगह थी। मीशा जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो अंदर पहले से ही कोई मौजूद थी। एक लंबी, गोरी और बेहद क्यूट सी लड़की, हल्का मेकअप, ब्रांडेड कपड़े और मुस्कुराने का अपना ही अंदाज। प्यारी उर्फ शैलजा जांगड़, राजस्थान के मशहूर बिजनेस परिवार की बेटी, अमीर लेकिन दिल से बेहद साफ। उसने मीशा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, हाय, मैं प्यारी, और तुम? मीशा ने हल्के झेंपते हुए जवाब दिया, मीशा, मीशा यादव। जिस पर प्यारी हंस पड़ी, बहुत प्यारा नाम है। अब से हम दोनों सिर्फ रूमी नहीं, दोस्त हैं। और हाँ, इस कमरे में रंग हम दोनों लगाएंगे। उस दिन पहली बार मीशा को लगा कि शायद जिंदगी उसके लिए भी कुछ अच्छा लिखने वाली है। दोनों की दुनिया अलग थी। एक अमीर घर की तो वहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली से, एक गोरी तो दूसरी सांवली,
लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को समझने लगी थी। प्यारी अक्सर कहा करती, तुम सांवली हो, मगर तुम्हारी इन आंखों की चमक सबसे अलग है। लोग रंग नहीं, दिल देखते हैं, याद रखना। मिशा बस उसकी बातों पर मुस्कुरा देती, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में उसकी यह दोस्ती ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगी और उसकी सबसे खौफनाक कहानी की गवाह भी। हाँ, मगर आज की दुनिया प्यारी की उन बातों से बिल्कुल विपरीत थी। लोग दिल नहीं, चेहरा और पैसे देखते हैं। देहरादून की सर्द रातों और मसूरी की शांत पहाड़ियों के बीच मिशा और प्यारी की दोस्ती तेजी से परवान चढ़ रही थी। जहां प्यारी के पास दुनिया की हर सुविधा थी, वहीं मिशा के पास केवल उसके पिता का दिया विश्वास और उसका मजबूत इरादा था। प्यारी अपनी गोरी रंगत और चुलबुले स्वभाव के कारण हॉस्टल में तुरंत लोकप्रिय हो गई थी। हर कोई उससे बात करना चाहता था। इसके बावजूद उसने मिशा का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह मिशा को उसके सांवलेपन को लेकर अक्सर छेड़ने वालों को भी जवाब देती थी। अरे ये लोग ना, इन्हें लगता है रंग ही सब कुछ है, प्यारी एक दिन अपनी स्किन केयर करते हुए बोली। लेकिन सच कहूं तो मिशा, तुम्हारी आंखें जब तुम हंसती हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में किसी ने लैंप जला दिया हो। वो ज्यादा जरूरी है मेरी चिकनी चुपड़ी स्किन से। मिशा प्यारी की बातों पर हंसती और उसे गले लगा लेती। पहली बार किसी ने उसके रूप रंग की परवाह किए बिना उसे इतना अपनाया था। उनके कमरे की तीसरी रूममेट आशा शुक्ला भी कुछ दिनों बाद आई। आशा दिल्ली की रहने वाली थी और दिखने में जितनी शांत थी, दिल से उतनी ही चालाक। वह न तो प्यारी जितनी खुली हुई थी और न ही मिशा जितनी सरल। वह हमेशा अपने फोन या लैपटॉप में व्यस्त रहती थी। हॉस्टल की गॉसिप पर उसका ध्यान रहता था। आशा हमेशा प्यारी के महंगे सामानों को गौर से देखती थी और मिशा के सादगी भरे जीवन पर शायद मन ही मन हंसती थी। शुरुआत में तीनों के बीच एक सामान्य तालमेल था, लेकिन जल्द ही प्यारी और मिशा एक अलग दुनिया बन गईं। जबकि आशा एक किनारे खड़ी तमाशबीन बनी रही। मसूरी के कॉलेज कैंपस में आहिल राजपूत का नाम किसी राजा से कम नहीं था। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, लंबा कद, बेहतरीन फिजिक और चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण। वह सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और कॉलेज की लगभग हर लड़की उसे चाहती थी। आहिल सच्चा प्लेबॉय था। वह हर सीजन में अपनी गर्लफ्रेंड बदलता था, लेकिन वह हर लड़की को यह एहसास कराता था कि वही उसकी आखिरी मोहब्बत है। आहिल के साथ उसकी परछाई की तरह उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स रहते थे, अखिल नायर और करण तिवारी। अखिल शांत लेकिन शातिर दिमाग वाला था, जो आहिल के हर प्लान को अंजाम देने में मदद करता था। करण थोड़ा मूडी और गुस्सैल था, पर दोस्ती के नाम पर कुछ भी करने को तैयार। इन तीनों के आसपास हमेशा लड़कियों का एक ग्रुप मंडराता था, जिसमें सबसे आगे थीं नायरा देशमुख, आव्या शाह और उमा बनर्जी। ये तीनों आहिल की दीवानी थीं, खासकर नायरा, जो खुद को आहिल की परमानेंट गर्लफ्रेंड मानती थी। ये लड़कियां न केवल रईस थीं, बल्कि कॉलेज में अपनी धाक जमाने के लिए कुछ भी कर सकती थीं। ये तीनों मिशा के सांवले रंग को देखकर हमेशा फुसफुसाती थीं। एक दोपहर कैफेटेरिया में मिशा और प्यारी एक कोने में बैठकर नोट्स बना रही थीं। तभी आहिल अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अंदर आया। वह सीधे मिशा की टेबल की तरफ आया। मिशा घबरा गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कॉलेज का सबसे हॉट लड़का उसे नोटिस भी करेगा। हे, तुम फर्स्ट ईयर की हो ना? आहिल ने एक नकली सी मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आंखें मिशा की सादगी को स्कैन कर रही थीं। मिशा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। प्यारी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, इसका नाम मिशा है, लेकिन तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मिशा, आहिल ने नाम दोहराया, जैसे उसे छक रहा हो। बढ़िया, मुझे कुछ नोट्स चाहिए थे। तुम लाइब्रेरी में मिलती हो या कहीं और? उसने प्यारी की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जिससे प्यारी को आहिल की नीयत साफ समझ आ गई। उसने तुरंत हस्तक्षेप किया, आहिल, ये यहां सिर्फ पढ़ने आई है। नोट्स के लिए तुम किसी और से बात करो। तुम्हारे पास इतनी लड़कियां हैं। आहिल ने एक तिरछी नजर प्यारी पर डाली, जैसे वह उसके रास्ते में आने वाला कीड़ा हो, लेकिन उसने अपनी बात को नहीं बढ़ाया। उसने बस मिशा की ओर देखा और बोला, सोच लेना मिशा, मैं इंतजार करूंगा। और वह अपने ग्रुप के साथ चला गया। नायरा ने जाते जाते मिशा को घूर कर देखा, जैसे उसे अपनी जगह बता रही हो। प्यारी गुस्से में बोली, देखा, यही है यह लड़का, दूर रहना इससे। ये शिकारी है और तुम यहां शिकार बनने नहीं आई हो। मिशा ने नोट्स में सिर झुकाए रखा। दिल में एक अजीब सी हलचल थी। आहिल की आवाज, उसकी मुस्कान
उसके शब्द, सब कुछ उसे एक सपने जैसा लग रहा था। प्यारी सही थी, शायद, लेकिन मिशा का मन, जिसे महेश यादव ने दुनिया की चालाकियों से बचाकर रखा था, अब उस आकर्षण के जाल में फंस चुका था। उस दिन के बाद आहिल ने मिशा को नोटिस करना शुरू कर दिया। कभी गलियारे में एक पल के लिए रुककर आंखें मिलाना, कभी जानबूझकर क्लास के बाहर इंतजार करना। वह मिशा के प्रति रुचि दिखाने लगा था, एक ऐसी सांवली शांत लड़की में जिसे कॉलेज में कोई खास भाव नहीं देता था। मिशा को लगा कि यह किस्मत है, कि यह सच्चा प्यार है, कि उसने उसके रंग से हटकर उसके दिल को देखा है। आहिल उसे जो भी कहता, मिशा उसे पत्थर की लकीर मानती थी। उसे प्यारी की बार बार दी जाने वाली चेतावनियां याद ही नहीं रहती थीं। प्यारी, तुम गलत समझ रही हो, मिशा ने एक शाम प्यारी से कहा। वह बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वह बहुत अच्छा है, वह मुझसे अलग तरह से बात करता है। प्यारी ने हताश होकर सिर पकड़ लिया। मिशा, तुम कितनी भोली हो, वह प्ले बॉय है, तुम एक मिडिल क्लास की हो और वह अमीर बाप का बेटा। तुम दोनों का मिलन, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। मेरी बात मान लो प्लीज। लेकिन मिशा नहीं मानी। उसके दिल में आहिल की बातों की मिठास प्यारी की हर कड़वी सच्चाई पर भारी पड़ रही थी। आहिल ने धीरे धीरे उसे प्यारी से दूर करना शुरू कर दिया था। आहिल अक्सर कहता, वह तुम्हारी दोस्त नहीं है मिशा, वह जलती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। भोली मिशा ने इस झूठ पर यकीन कर लिया। उसे नहीं पता था कि यह आहिल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था, शिकार को उसके रक्षक से अलग करना। और इस दौरान कमरे की तीसरी लड़की आशा सब कुछ चुपचाप देखती रही। वह कभी मीशा के पास नहीं जाती थी, न ही कभी प्यारी के साथ शामिल होती थी। वह बस चुपचाप देखती थी और आहिल के बढ़ते प्रभाव पर मुस्कुराती थी। मिशा पूरी तरह से आहिल के मोहपाश में थी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की कहानी बदल गई है, लेकिन यह तो बस एक भयानक हॉरर फिल्म की प्रस्तावना थी। आहिल राजपूत ने मिशा पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी। वह जानता था कि मिशा एक ऐसी लड़की थी जिसे अटेंशन की भूख थी, क्योंकि उसे सांवले रंग की वजह से हमेशा उपेक्षित किया गया था। वह अब उसकी सादगी और उसकी कमजोरी को इस्तेमाल करने लगा था। कॉलेज का सबसे आकर्षक लड़का जब मिशा के इर्द गिर्द घूमने लगा, तो यह मिशा के लिए किसी परी कथा से कम नहीं था। आहिल उसे महंगे कैफे में ले जाता, हालांकि मिशा हमेशा हिचकती थी, क्योंकि उसके पिता ने उसे खर्चों के प्रति हमेशा सचेत रहने को कहा था। डोंट वरी स्वीट हार्ट, आहिल कहता, पैसे की चिंता मत करो, ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है। वह जानबूझकर उन जगहों पर जाता जहां नायरा, आव्या और उमा मौजूद होती थीं। नायरा और उसका ग्रुप मिशा को देखकर जल भुन जाता था। उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी होती थीं, मगर आहिल की वजह से वे कुछ बोल नहीं पाती थीं। देखो, वे सब तुमसे जलते हैं, आहिल फुसफुसाता, खासकर नायरा। वह हमेशा चाहती थी कि मैं उसे तवज्जो दूं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना मिशा, क्योंकि तुम सच्ची हो, सिंपल हो और मेरी तरह हो। यह मेरी तरह हो वाली बात ही मिशा को सबसे ज्यादा छू गई। उसे लगा कि आहिल सच में उसे समझता है, उसके दिल को देखता है। और वही प्यारी जो हॉस्टल में अकेली रह गई थी, मिशा के इस बदले हुए व्यवहार से परेशान थी। मिशा अब अक्सर देर से लौटती, प्यारी से आंखें चुराती और आहिल के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। एक रात जब मिशा आहिल के साथ देर तक बाहर रहने के बाद लौटी, प्यारी उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ थी तुम? प्यारी ने नाराजगी से पूछा। तुमसे मतलब? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं प्यारी, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मिशा ने रूखेपन से जवाब दिया। प्यारी के चेहरे पर दर्द साफ था। तुम मेरी दोस्त हो मिशा, मैं तुम्हारी परवाह करती हूं। तुम देख क्यों नहीं रही हो कि यह लड़का तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है? वह तुम्हें अपने दोस्तों के सामने बस एक ट्रॉफी की तरह दिखा रहा है। जिस दिन उसका मन भर जाएगा, वह तुम्हें फेंक देगा। बस, बहुत हो गया, मिशा चिल्लाई। तुम सिर्फ जलती हो कि आहिल मुझे पसंद करता है। तुम्हें लगता है कि एक सांवली लड़की को कोई इतना अमीर और हैंडसम लड़का प्यार नहीं कर सकता। तुम भी बाकी सब की तरह हो। प्यारी की आंखें भर आईं। क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके बाकी दोस्तों में से कोई भी तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता? नायरा, आव्या, करण, अखिल, वे सब तुम्हें देखकर हंसते हैं। वे इंतजार कर रहे हैं मिशा, इंतजार कर रहे हैं कि कब आहिल तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाए। मिशा ने गुस्से में तकिया उठाया और कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। आहिल ने सही कहा था, तुम मेरी दोस्त नहीं हो।
इस लड़ाई ने दोनों की दोस्ती में एक दरार डाल दी। प्यारी ने हार मान ली और उसके बाद कभी भी मिशा को आहिल के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी चिंता रहती थी। आशा हॉस्टल के कमरे में इन सब बातों को चुपचाप सुन रही थी। वह मिशा और आहिल के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। एक दिन आशा ने अपने फोन में एक तस्वीर खींचते हुए देखा कि मिशा और आहिल कॉलेज की पिछली तरफ सुनसान जगह पर बहुत करीब खड़े हैं। आशा ने आहिल के ग्रुप की तरफ यह जानकारी लीक करना शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि आहिल का ग्रुप मिशा से नफरत करता है। आशा अमीर होने के बावजूद उन बड़े ग्रुप्स में अपनी जगह बनाना चाहती थी। उसे पता था कि मिशा के जरिए उसे आहिल के ग्रुप में एंट्री मिल सकती है। वह अक्सर आहिल के दोस्तों, खासकर अखिल के पास जाती और मिशा और आहिल के बारे में छोटी छोटी बातें बताती। मिशा बहुत भोली है, वह आपकी हर बात मान लेगी, या प्यारी मिशा को दूर रखने की कोशिश कर रही है। इस तरह ही आशा ने चुपचाप आहिल और उसके ग्रुप में अपना विश्वास बना लिया था। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज ने पास की पहाड़ियों पर 3 दिन की एडवेंचर ट्रिप की घोषणा की। यह आहिल के लिए अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का सही मौका था। आहिल ने मिशा को कहा कि यह उनके रिश्ते का अगला कदम होगा। हम वहां आजाद होंगे मिशा, कोई नहीं होगा जो हमें डिस्टर्ब करे। मिशा बहुत उत्साहित थी। उसने अपने पिता से फोन पर बात की और उन्हें बताया कि वह पढ़ाई के लिए ट्रिप पर जा रही है। उसके पिता महेश यादव ने एक पल सोचा, फिर हमेशा की तरह अपनी बेटी पर विश्वास जताते हुए कहा, खुश रहना बेटा, पर अपना ध्यान रखना। प्यारी ने जब सुना कि मिशा ट्रिप पर जा रही है तो उसके चेहरे पर भय की एक गहरी रेखा उभर आई। वह जानती थी कि आहिल अब तक बस खेल रहा था, लेकिन इस ट्रिप पर वह कुछ बहुत बुरा करने वाला था। ट्रिप की पिछली रात प्यारी ने आखिरी बार मिशा से अकेले में बात करने की कोशिश की। मिशा, मैं जानती हूं तुम नाराज हो, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो। अगर तुम ट्रिप पर जा रही हो तो आहिल से अकेले मत मिलना। रात में ग्रुप से दूर मत जाना। प्लीज, मेरी कसम, वह तुम्हें धोखा देगा। मिशा ने अपनी आंखें घुमाई। तुम क्यों नहीं समझती प्यारी? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, मुझे जाने दो। प्यारी ने मिशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर कुछ भी जरा सा भी गलत लगे तो भाग जाना मिशा, तुरंत भाग जाना। किसी पर भरोसा मत करना, किसी पर नहीं। मिशा ने उस हाथ को झटक दिया और गुस्से में अपने कपड़े पैक करने लगी। उसे लगा प्यारी ड्रामा कर रही है। ट्रिप के दिन बस में चढ़ने से पहले आहिल ने मिशा को देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान दी। मिशा को लगा कि यह प्यार की शुरुआत है। उसे नहीं पता था कि यह ट्रिप ही उसकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप होने वाली है। प्यारी बस के दरवाजे पर खड़ी दूर जाती मिशा को देखती रही। उसकी अंतरात्मा चीख रही थी कि उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को एक ऐसे दलदल में जाने दिया है जहां से शायद ही कोई वापसी हो। उधर बस के पिछले हिस्से में आहिल ने अखिल और करण से आंखें मिलाईं। उनके चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान थी। आहिल ने अपने फोन पर एक मैसेज टाइप किया, गेम ऑन। मैसेज का जवाब तुरंत आया। भेजने वाला कोई और नहीं, आशा थी, जो ट्रिप पर मिशा के साथ एक ही बस में बैठी थी। मसूरी से कुछ घंटे दूर पहाड़ों के बीच एक शांत कैंप साइट पर कॉलेज ट्रिप का पड़ाव था। यह जगह खूबसूरत थी, लेकिन शाम होते ही जंगल की खामोशी और घने पेड़ माहौल को थोड़ा रहस्यमय बना देते थे। दिन भर की गतिविधियों के बाद रात में सभी स्टूडेंट्स ने बोनफायर के चारों ओर डेरा जमाया। आहिल का ग्रुप, आहिल, अखिल, करण, नायरा, आव्या और उमा एक तरफ अलग बैठा था, जोर जोर से हंस रहा था और शराब पी रहा था। मिशा आहिल के बगल में बैठी थी। उसने पहले कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन आहिल के कहने पर उसने थोड़ी सी पी ली। थोड़ा और लो मिशा, आहिल ने कहा। यह पहाड़ों की ठंड में बहुत जरूरी है। वह जानबूझकर उसे ज्यादा पीने के लिए उकसा रहा था। मिशा को थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी, लेकिन आहिल के करीब होने का रोमांच उस असहजता पर हावी था। जैसे जैसे रात गहराती गई, आहिल का ग्रुप नशे में धुत होता गया। उनका व्यवहार और अभद्र होता जा रहा था। करण और अखिल गंदी बातें कर रहे थे और नायरा मिशा को घूर कर देख रही थी। तकरीबन आधी रात को आहिल ने मिशा के कान में फुसफुसाया, चलो मिशा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। यह जगह मेरे लिए सफोकेटिंग हो रही है। मिशा नशे के हल्के खुमार और आहिल के आकर्षण में पूरी तरह से खोई हुई थी। वह तुरंत तैयार हो गई। जैसे ही वे बोनफायर से कुछ दूरी पर पहुंचे, आहिल ने मिशा का हाथ पकड़ा
और उसे जंगल के किनारे एक सुनसान पगडंडी की तरफ खींच लिया। आहिल, हम कहाँ जा रहे हैं? मिशा ने डरते हुए पूछा। जंगल की आवाजें और घना अंधेरा उसे असहज कर रहा था। शांत मेरी जान, बस थोड़ा आगे, तुम्हें एक सरप्राइज देना है। आहिल ने पीछे मुड़कर देखा और एक शैतानी मुस्कान दी। जैसे ही वे एक छोटे से खाली मैदान में पहुंचे जहां चांदनी मुश्किल से आ रही थी, मिशा को झटका लगा। वहां पहले से ही आहिल की पूरी टोली मौजूद थी। अखिल, करण, नायरा, आव्या और उमा, वे सब वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर नशा और एक क्रूर हंसी थी। मिशा डर के मारे आहिल की तरफ पलटी। ये क्या है आहिल? तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? आहिल ने उस क्रूर हंसी के साथ उसे धक्का दिया, जिससे वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। क्या तुम सच में सोचती थी कि मैं तुम्हारे जैसी काली मिडिल क्लास की लड़की से प्यार करता हूं? मिशा का दिल जैसे एक पल में टूट गया। वह तुरंत अपने घुटनों पर खड़ी हुई। तुम क्या कह रहे हो? आहिल, यही कह रहा हूं, आहिल ने क्रूरता से कहा। तुम सिर्फ एक शर्त थी मिशा, जो शर्त मैंने अपने दोस्तों के साथ लगाई थी। तुम आसानी से मेरे बहकावे में आ जाओगी, और तुम एक बेवकूफ भोली लड़की जो मेरी उंगली पर नाच रही थी, और तुमने प्यारी की बात भी नहीं मानी, है ना? कितनी बेवकूफ हो। नायरा आगे आई और उसने मिशा को घूरते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुम मेरे आहिल को ले लोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह सब एक मजाक था, डार्क ब्यूटी। करण और अखिल अपने फोन निकालकर हंस रहे थे। मिशा को तब लगा कि उसकी दुनिया उजड़ गई है। यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह एक भयानक जाल था। तभी भीड़ में से एक और चेहरा सामने आया, जिसे देखकर मिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आशा, वह उनके हॉस्टल की रूममेट जो हमेशा शांत रहती थी। वह वहां खड़ी थी। उसके हाथ में अपना फोन था, जिसका कैमरा ऑन था, और वह उन सब के साथ हंस रही थी। आशा, तुम? मिशा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हाँ मिशा, मैं, आशा ने नफरत से कहा। तुम और प्यारी हमेशा अपनी दोस्ती में खोई रहती थी। तुम लोगों ने मुझे कभी तवज्जो नहीं दी, और वैसे भी आहिल के ग्रुप में एंट्री पाने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था? और तुम्हारी यह सच्चाई और सादगी मुझे शुरू से ही फेंक लगती थी। आशा का विश्वासघात मिशा के लिए सबसे बड़ा आघात था। आहिल और उसके दोस्तों ने मिलकर मिशा को घेर लिया। उन सब ने ड्रग्स भी ले रखी थी, जिससे उनका शैतानी व्यवहार और बढ़ गया था। अब देखो मिशा, आहिल ने फोन निकाला, यह है सरप्राइज। हम तुम्हारी यह सच्ची और सिंपल इमेज दुनिया के सामने लाएंगे। जो कुछ भी हुआ वह मिशा के लिए दर्द, अपमान और बेबसी का भयानक मिश्रण था। वे सब हंसते रहे, वीडियो बनाते रहे, और मिशा सिर्फ रोती रही। जब वे सब थक गए तो आहिल ने मिशा को जमीन पर अकेला छोड़ दिया। उसके चेहरे पर विजय की क्रूर मुस्कान थी। बस 48 घंटे, आहिल ने जोर से हंसते हुए कहा। याद रखना, 48 घंटे। इन 48 घंटों में हम तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम्हारा करियर, तुम्हारे पिता का सम्मान, सब कुछ। वे सब वहां से हंसते हंसते चले गए। मिशा को उस ठंडी काली रात में जंगल के बीच दर्द में कराहते हुए छोड़ गए। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, जो आहिल के ग्रुप की करतूत थी। वो किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए वापस अपने टेंट की तरफ आई। वह बुरी तरह रो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल कांप रहा था। ट्रिप से वापस आते समय बस में मिशा किसी से नहीं बोली। वह बस खिड़की से बाहर घूर रही थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, लेकिन अब उनमें आंसू नहीं थे, केवल एक खालीपन और एक भयानक डर था। हॉस्टल पहुंचते ही वह बिना किसी से बात किए अपने कमरे में घुस गई। प्यारी को देखकर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। वह तुरंत अपने फोन पर गई। 1000 से ज्यादा नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कॉल्स। वह डरते डरते एक लिंक पर क्लिक किया। उसने देखा उस रात के भयानक वीडियो, उसके नाम और पिता के नाम के साथ एक मिडिल क्लास का सच कैप्शन के साथ तेजी से वायरल हो रहा था। मिशा की उंगलियां कांप रही थीं। केवल 12 घंटे बीते थे, अभी तो 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। वह जोर से चीखना चाहती थी, पर उसका गला सूख गया था। तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आया। अगले 12 घंटों में तुम्हारे पिता तक भी पहुंच जाएगा। गंदा खेल शुरू हो गया है। मिशा को अपने पिता महेश यादव की याद आई। उनका सम्मान, उनकी सालों की मेहनत, उनके संजोए हुए सपने। उसने खुद से कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन यह हो चुका था। 48 घंटे की उलटी गिनती उसके जीवन और सम्मान को तेजी से खत्म कर रही थी।
मसूरी के हॉस्टल में मिशा अपने कमरे में खुद को बंद कर चुकी थी। दरवाजा बाहर से प्यारी ने खटखटाया, जिसने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो को देख लिया था। मिशा, दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे पता है क्या हुआ है, मैं आहिल को पुलिस के हवाले कर दूंगी, प्लीज मिशा। प्यारी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन मिशा जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। वह फर्श पर बैठी अपने घुटनों को गले लगाए कांप रही थी। उसका फोन उसके पास पड़ा था, उस पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे थे। हर नोटिफिकेशन एक नया घाव था। मिशा नाम की एक सांवली लड़की के बारे में गंदे कमेंट्स, उसके चरित्र पर सवाल और आहिल के ग्रुप की विकृत खुशी। देखो, सांवली लड़की को औकात पता चल गई, मिडिल क्लास का ड्रामा, ये सब बस अमीर बनने के लिए करती हैं। ऐसे ही और कई तरह तरह के कमेंट्स जो मीशा के दिल को बुरी तरह छलनी कर रहे थे। मीशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके दिमाग में आहिल का हंसता हुआ चेहरा, नायरा की नफरत भरी आंखें और आशा का विश्वासघाती स्मर घूम रहा था। सिर्फ 48 घंटे, आहिल के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। मिशा को डर था कि वीडियो देहरादून में उसके पिता महेश यादव तक न पहुंच जाए। महेश यादव सरकारी दफ्तर में काम करते थे और सामाजिक प्रतिष्ठा उनके लिए सब कुछ थी। वह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। मिशा को क्या पता था कि देर हो चुकी है। देहरादून में महेश यादव अपनी पुरानी साइकिल से दफ्तर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें उनके दोस्त और पड़ोसी गुप्ता जी मिले। गुप्ता जी का बेटा रोहित उसी कॉलेज में पढ़ता था जहां मीशा पढ़ती थी। रोहित ने पिछली रात से ही वह वीडियो देख लिया था। अरे महेश जी, कहाँ जा रहे हैं? गुप्ता जी ने आवाज दी। महेश यादव रुके। बस दफ्तर जा रहा हूं गुप्ता जी, आप बताइए। गुप्ता जी ने अपने मुंह पर एक अजीब सी नकाब ओढ़ ली। क्या बताऊं महेश जी, जमाना बहुत खराब है आजकल के बच्चे। उन्होंने थोड़ा रुककर गहरी सांस ली। आपकी बेटी मिशा। महेश यादव का चेहरा सफेद पड़ गया। मिशा, क्या हुआ मिशा को? गुप्ता जी ने अपने फोन में वह लिंक खोलकर महेश यादव के हाथ में थमा दिया। देख लो। और महेश जी, हिम्मत रखना। महेश यादव ने कांपते हाथों से फोन पकड़ा। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। अपनी बेटी सांवली भोली, जिसे उन्होंने माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, उस वीडियो में पूरा शहर, पूरा मोहल्ला अब उनकी बेटी पर थूक रहा था। वह इज्जत, वह सम्मान जिसके लिए उन्होंने जिंदगी भर हाड़ तोड़ मेहनत की थी, वह 24 घंटे में धूल में मिल गया था। महेश यादव के दिमाग में उनकी पत्नी निशा की मौत, उनकी पार्ट टाइम टाइपिंग की रातें और मिशा को मसूरी भेजने के लिए बचाए गए पैसे सब घूम गए। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द उतरा। उन्होंने सोचा, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सिर्फ उसे सपने देखने की आज़ादी दी थी। वह अपमान, वह बदनामी, वह समाज का डर उनके कमजोर दिल को बर्दाश्त नहीं हुआ। गुप्ता जी को कुछ समझ आता, इससे पहले ही महेश यादव के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उनके शरीर में एक भयानक ऐंठन हुई। महेश जी, क्या हुआ? गुप्ता जी चीखे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बेटी की बदनामी का सदमा और समाज के डर ने एक ईमानदार पिता को तोड़ दिया। महेश यादव ने वहीं उसी सड़क पर दम तोड़ दिया। उनकी साइकिल उनके पास ही पड़ी थी, जैसे वह उनकी बेटी के सपनों की ओर जा रही थी। लेकिन अब उनका सफर खत्म हो चुका था। वही मसूरी में मिशा अभी भी अपने कमरे में थी। तभी उसका फोन फिर बजा। इस बार एक अननोन नंबर से मैसेज था। खेल खत्म, तुम्हारा बाप मर गया हार्ट अटैक से, बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाया, अब क्या करोगी मिशा? मिशा ने मैसेज पढ़ा और उसके शरीर में बची खुची जान भी निकल गई। यह आखिरी कील थी जो आहिल ने उसके ताबूत में ठोंक दी थी। उसका पिता मर गया उसकी वजह से। उसकी एक गलती, एक गलत आकर्षण ने उसके पिता को मार डाला। वह अपनी मां को पहले ही खो चुकी थी और अब उसने तुरंत अपने दरवाजे पर बैठे प्यारी को आवाज दी। प्यारी, प्लीज पुलिस को बुलाओ, आहिल ने। और उसी पल प्यारी दरवाजे के लॉक को तोड़ने में कामयाब हुई और वह तुरंत अंदर आई। उसने देखा मिशा बेतहाशा रो रही थी। मिशा ने रोते हुए उसे पिता की मौत के बारे में बताया। मैंने उन्हें मार दिया प्यारी, मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्यारी ने उसे गले लगाने की कोशिश की। नहीं मिशा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उन शैतानों की गलती है। लेकिन मिशा का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे सिर्फ अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था।
जिन्होंने मरने से पहले सिर्फ अपमान ही देखा था। मिशा को लगा कि अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं है। जिस सम्मान को बचाने के लिए उसके पिता ने जान दे दी, उस सम्मान को अब वह वापस नहीं ला सकती थी। मैं उनसे बदला लूंगी, मिशा ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन पहले मुझे उनसे मिलना होगा। प्यारी के कुछ समझने से पहले ही मिशा ने कमरे में रखे एक नुकीले सामान को उठाया और खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। प्यारी चीखी। उसने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन जब तक हॉस्टल वार्डन और गार्ड वहां पहुंचे, मिशा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। अस्पताल ले जाते समय मिशा की नब्ज धीमी होती गई। उसकी आखिरी सांस में एक फुसफुसाहट थी जो प्यारी ने सुनी। 45 घंटे, मैं वापस आऊंगी, बदला लूंगी। मिशा मर चुकी थी। उसकी मौत ने देहरादून में एक पिता की मौत के बाद आया सदमा और बढ़ा दिया। मीडिया ने इसे चरित्रहीनता के कारण बाप बेटी की आत्महत्या नाम दिया। आहिल, अखिल, करण, नायरा, आव्या, उमा और आशा सब जीत गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 48 घंटे का उनका खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मिशा ने जाने से पहले जो वादा किया था वह जल्द ही सच होने वाला था। मिशा यादव की मौत ने मसूरी और देहरादून दोनों जगह सनसनी फैला दी थी। एक मिडिल क्लास लड़की और उसके पिता की मौत, जिसकी वजह सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक शर्मनाक वीडियो थी। यह घटना शहर के नैतिक ताने बाने पर एक काला धब्बा थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इंचार्ज थे अधिष्ठित ठाकुर, वही ऑफिसर जो कहानी के शुरुआती सीन में करण की लाश देखने गए थे। अधिष्ठित एक ईमानदार और अनुभवी पुलिस ऑफिसर थे। उन्हें शुरू से ही शक था कि यह केवल आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि गैंग बुलिंग और ब्लैकमेलिंग का मामला है। प्यारी सदमे में होने के बावजूद सबसे पहले सामने आई। उसने आहिल, अखिल, करण, नायरा, आव्या, उमा और आशा का नाम लिया। उसने बताया कि कैसे आहिल ने मिशा को बहकाया और कैसे उसने ट्रिप पर सब कुछ प्लान किया। अधिष्ठित ठाकुर ने तुरंत आहिल और उसके ग्रुप को पूछताछ के लिए बुलाया। आहिल अपने पिता मिस्टर प्रताप राजपूत के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। प्रताप राजपूत उत्तराखंड के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून थे। उनके पास पैसा, पावर और हर जगह पहुंच थी। प्रताप राजपूत जब अधिष्ठित ठाकुर के ऑफिस में प्रवेश किया तो उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस अथाह अहंकार था। देखिए ऑफिसर, प्रताप राजपूत ने एक ब्रीफकेस मेज पर रखते हुए कहा, जिसमें नोटों की गड्डियां भरी थीं। मेरे बेटे पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। वह लड़की मिशा खुद ही बहुत बोल्ड थी। वह खुद ही मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी। और रही बात वीडियो की, तो आज के जमाने में कौन नहीं करता। यह आत्महत्या उसके अपने कमजोर दिमाग की वजह से हुई है। अधिष्ठित ठाकुर का खून खौल गया। उन्होंने ब्रीफकेस को एक झटके में मेज से नीचे फेंक दिया। मिस्टर राजपूत, ये मेरे टेबल पर रखने की हिम्मत मत करना। ये 2 मौतों का मामला है और आपका बेटा अपराधी है। प्रताप राजपूत हंसे। अपराधी? हाँ, ऑफिसर, आप नए हैं क्या? अपराधी वो होता है जिसका कोई नहीं होता। मेरा बेटा, वो तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसने थोड़ी मस्ती की। आप इस केस की गहराई में जाएंगे तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, मसूरी में ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर हो सकता है आपके घर में भी कोई दुर्घटना हो जाए। ये खुली धमकी थी। प्रताप राजपूत ने अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल किया। कुछ ही घंटों में अधिष्ठित ठाकुर पर राजनीतिक दबाव आ गया। उनके सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हें बुलाया और साफ निर्देश दिए, ठाकुर, केस को क्लोज्ड सुसाइड रिपोर्ट करो। वीडियो को पर्सनल रिलेशन का मामला बताकर खारिज करो। आहिल राजपूत और उसके दोस्तों को क्लीन चिट दो। यह राज्य की छवि का सवाल है। अधिष्ठित ठाकुर के हाथ बंध गए। उन्होंने अपनी वर्दी की लाचारी महसूस की। उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोट रही थी, लेकिन वह सिस्टम से लड़ नहीं सकते थे। न्याय मर चुका था। आहिल और उसके ग्रुप को कुछ नहीं हुआ। वे सब आजाद घूम रहे थे, अपने की पर मुस्कुरा रहे थे। मिशा यादव के शव का अंतिम संस्कार देहरादून में उसके पड़ोसियों ने किया। प्यारी अकेली मसूरी से देहरादून आई थी और पिता पुत्री को अंतिम विदाई दी। मिशा के मरने के पूरे 48 घंटे बीत चुके थे। आहिल, अखिल और करण एक बार फिर अपने पुराने ठिकाने पर बियर पी रहे थे। काम बन गया बॉस, करण ने कहा। उस सांवली लड़की ने हमें क्या समझा था? हम आहिल राजपूत के दोस्त हैं। आहिल ने बियर का घूंट लिया। सही कहा, उन बेवकूफों को लगा था कि वे हमें फंसा देंगे, लेकिन पैसा यह हर कानून से बड़ा है। और वह प्यारी, उसने बहुत जुबान चलाई। अब वह चुप हो जाएगी।
उनके दिमाग में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ विजय का नशा था। उसी रात मसूरी के हॉस्टल में प्यारी मिशा के खाली बेड को देखकर रो रही थी। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन ठंडी हवा का एक झोंका उसे छूकर निकल गया। उसे मिशा की अंतिम फुसफुसाहट याद आई। 48 घंटे, मैं वापस आऊंगी, बदला लूंगी। प्यारी ने मुड़कर देखा। मिशा का बेड खाली था, लेकिन उसे लगा जैसे किसी की उदास आंखें उसे घूर रही हैं। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर एक शाम नायरा देशमुख अचानक गायब हो गई। नायरा ने आखिरी बार अपनी सहेलियों से बात की थी। वह बता रही थी कि वह आहिल से मिलने जा रही है, लेकिन वह आहिल के पास नहीं पहुंची। अगले दिन शहर के बाहरी इलाके में पुलिस को एक भयानक नजारा मिला। नायरा देशमुख की लाश एक सुनसान जगह पर पड़ी थी। उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल था। उसके शरीर पर अनगिनत नोचने के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। सबसे खौफनाक चीज थी, नायरा की छाती पर उसके खून से जमीन पर कुछ लिखा था। 48 घंटा 31 मिनट अधिष्ठित ठाकुर को बुलाया गया। उन्होंने लाश को देखा और तुरंत उनके दिमाग में मिशा यादव का केस घूम गया। यह किसी जंगली जानवर का हमला नहीं था, यह किसी इंसान का बदला था जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। आहिल, अखिल और करण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। आहिल ने नायरा की लाश को देखा और डर से उसका शरीर कांपने लगा। यह कौन कर सकता है? आहिल लगभग चीखा। करण का मुंह सूख गया। उसे याद आया मिशा की आखिरी फुसफुसाहट। 48 घंटे। अधिष्ठित ठाकुर ने आहिल की तरफ देखा। उनकी आंखों में बिना बोले सवाल था, क्या यही वह मस्ती थी जिसका अंजाम अब तुम देख रहे हो? डर का खेल शुरू हो चुका था। मिशा वापस आ चुकी थी। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था और वह सुनसान जंगल माहौल को और डरावना बना रहा था। ठंडी हवाओं के बीच पुलिस की जिप अंधेरे को चीरते हुए एक जगह पहुंची। उसमें से निकलते हुए दोनों लड़के आहिल और अखिल बुरी तरह सहम गए जब उन्होंने सामने पड़े उस लड़के की लाश देखी। उस लाश को बुरी तरह नोचा गया था, चेहरे पर अनगिनत घाव जिसे गिना नहीं जा सकता था। वह लाश करण की थी। करण की मौत नायरा की मौत से भी ज्यादा बर्बर थी। नायरा को जिस क्रूरता से मारा गया था, करण को उससे भी अधिक दर्दनाक अंत मिला था। मिशा अब केवल बदला लेने वाली आत्मा नहीं थी, वह उनके अपराधों का हिसाब ले रही थी। करण की लाश के पास मिट्टी पर फिर से वही खूनी निशान था। 38, 57 आहिल, जो अब तक अपने पैसे और पावर के नशे में था, पूरी तरह टूट चुका था। 2 दिन के अंदर 2 मौतें, और दोनों का तरीका एक जैसा था, अमानवीय और भयानक। आहिल उस लाश को हिलाते हुए बोला, ओ ये करण, करण उठ। मगर करण ने कोई जवाब नहीं दिया। आहिल गुस्से में अधिष्ठित ठाकुर पर चिल्लाया था, क्या उसे थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा ये सब करते हुए? आहिल की उस बात पर अधिष्ठित ठाकुर ने करारा जवाब दिया था, क्या तुम लोगों को उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए थोड़ा सा भी तरस आया था? यह अधिष्ठित का पहला और आखिरी मौका था जहां वह आहिल को उसकी औकात दिखा सकता था, क्योंकि अब तक सबूत न होने के कारण आहिल पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब लाशें बोल रही थीं। अखिल, जो हमेशा आहिल के लिए दिमाग का काम करता था, इस स्थिति में भी खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त खुद को शांत रखो आहिल, परिस्थिति की गंभीरता को समझो और चलो यहां से। अखिल ने आहिल को लगभग खींचते हुए वहां से दूर किया। पुलिस करण की बॉडी को उठा रही थी। अधिष्ठित ठाकुर ने अखिल को रोककर धीमी आवाज में कहा, तुम लोग जितना भागोगे ये उतनी ही तेजी से पीछा करेगी। अपने दोस्तों को समझाओ, आत्मसमर्पण कर दो, वरना अगली बार मुझे लाश की पहचान करने में और मुश्किल होगी। अखिल ने डर से अधिष्ठित की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और आहिल के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से निकल गया। रात के अंधेरे में आहिल और अखिल सीधे मसूरी में अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचे, आहिल के पिता के खाली पड़े लग्जरी कॉटेज में। वहां पहले से ही आव्या शाह, उमा बैनर्जी और आशा इंतजार कर रही थीं। वे सभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देख रही थीं। कॉलेज छात्र की निर्मम हत्या, नायरा देशमुख के बाद दूसरी मौत। जब आहिल और अखिल अंदर आए तो आशा चीख पड़ी, करण, करण भी! आहिल ने गुस्से में एक कुर्सी को लात मारी। हाँ, मर गया, हम सब मरने वाले हैं। वो वापस आ गई है, वो लड़की मिशा।
आव्या डर से उमा के पीछे छिप गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? वह मर चुकी थी। मैंने खुद उसकी मौत की खबर सुनी थी। अखिल ने आहिल को पकड़ा और जोर से हिलाया। शांत आहिल, शांत हो जाओ। सुनो, वो भूत नहीं है। कोई तो है जो मिशा का बदला ले रहा है, कोई जिसे हम जानते हैं। कौन? आहिल ने बेसुध होकर पूछा। अखिल ने चारों तरफ देखा। कोई भी हो सकता है। प्यारी, हो सकता है प्यारी ही यह सब कर रही हो। उसने मिशा को चेतावनी दी थी और वह हम पर शुरू से गुस्सा थी। आशा ने तुरंत विरोध किया। नहीं, प्यारी इतनी हिम्मत वाली नहीं है और यह तरीका, वह इतना क्रूर नहीं हो सकती। आहिल ने आशा की तरफ घूरा। तुम्हें कैसे पता? तुम तो उसकी रूममेट थी। तुमने ही तो यह सब शुरू नहीं किया? आशा का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की थी। मैं तो अब भी तुम्हारे साथ हूं। अखिल ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया। बस लड़ो मत, हम सब एक ही नाव में हैं। अब हम क्या करेंगे? आहिल, जिसने अब तक हमेशा दूसरों को डराया था, उसकी आंखों में अब मृत्यु का डर था। पिताजी, मुझे पिताजी के पास जाना है, वो हमें बचा लेंगे। नहीं आहिल, अखिल ने दृढ़ता से कहा। अगर पुलिस को पता चला कि हम सब यहां एक साथ हैं तो हम आसानी से पकड़े जाएंगे। और तुम्हारे पिता, वो कानून को खरीद सकते हैं लेकिन इसे नहीं खरीद सकते। अखिल ने खाली हवा की ओर इशारा किया जहां उन्हें मिशा की उपस्थिति महसूस हो रही थी। हमारे पास दो विकल्प हैं, अखिल ने ठंडे दिमाग से कहा। या तो हम एक साथ रहें, अपनी सुरक्षा बढ़ाएं और इंतजार करें कि वो किसे निशाना बनाएगी, या फिर हम आत्मसमर्पण कर दें और पुलिस सुरक्षा मांगे। आहिल ने जमीन पर मुट्ठी मारी। आत्मसमर्पण? कभी नहीं। मैं आहिल राजपूत हूं। मैं किसी लड़की से डर कर नहीं छिपूंगा। लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज बता रही थी कि वह बुरी तरह डर चुका था। आशा, आव्या और उमा एक कोने में सिमट गईं। उन्हें लगा कि अब मौत के लिए उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। मिशा ने पहले सबसे क्रूर सदस्य नायरा और फिर सबसे लापरवाह सदस्य करण को मारा था। अब नंबर किसका था? आव्या का, उमा का, या आशा का, या फिर अखिल या आहिल का? आहिल ने उठकर खिड़की से बाहर देखा। घने जंगल के बीच उन्हें एक पल के लिए लगा जैसे किसी सांवली आकृति ने उन्हें घूर कर देखा हो और फिर अंधेरे में गायब हो गई हो। वे सब अंदर से जानते थे मिशा वापस आ गई थी। वह न्याय लेने आई थी जिसे दुनिया ने उससे छीन लिया था, और वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसका 48 घंटे का बदला पूरा नहीं हो जाता। आहिल के आलीशान कॉटेज में रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। खिड़कियों से दिखते घने देवदार के पेड़ हवा में सरसराहट कर रहे थे, लेकिन वह सरसराहट उन्हें किसी धीमी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, जैसे मिशा की आवाज उन्हें बुला रही हो। आहिल, अखिल, आव्या, उमा और आशा, ये पांचों अब एक दूसरे से नफरत और डर के धागों से बंधे थे। आहिल नशे की हालत में सोफे पर अर्धचेतन पड़ा था। अखिल अपनी बंदूक की सफाई कर रहा था जिसे उसने डर के मारे अपने पिता की अलमारी से चुराया था। आशा एक कोने में बैठी लगातार रो रही थी, लेकिन आव्या और उमा का डर अब पागलपन में बदल चुका था। नायरा सबसे क्रूर थी और वह मर गई। करण सबसे लापरवाह था और वह भी मर गया। अब हमारा नंबर है, आव्या ने उमा के कान में फुसफुसाया। आव्या का गोरा चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें चारों ओर आतंक से देख रही थीं। हाँ, उमा ने कांपते हुए जवाब दिया। आहिल तो पूरी तरह टूट चुका है। अखिल बस बहादुरी का नाटक कर रहा है। यहां रुकना आत्महत्या है। दोनों को याद था कि वे वीडियो बनाते समय सबसे ज्यादा हंस रही थीं, मिशा का सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रही थीं। वे जानती थीं कि मिशा, अगर वह वाकई वापस आ गई है तो उन्हें नहीं बख्शेगी। हमें भागना होगा, आव्या ने निश्चय किया। यहां से सीधा पुलिस स्टेशन। हम खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे और कहेंगे कि हमें सुरक्षा चाहिए। वे हमें आहिल के बंगले से सुरक्षित रखेंगे। यह योजना मूर्खतापूर्ण थी, क्योंकि अगर पुलिस तक पहुंचते तो उन्हें मिशा के साथ किए गए अपराध के लिए जेल हो जाती। लेकिन इस समय उन्हें जेल की सलाखें भी सुरक्षित पनाहगाह लग रही थीं। वे दोनों आधी रात का इंतजार करने लगीं। तकरीबन 2 बजे, जब आहिल गहरी नींद में था और अखिल भी पलंग पर करवटें बदल रहा था, आव्या और उमा ने धीरे से दरवाजा खोला। उन दोनों ने अपनी जैकेट कसकर पहनी और तेजी से कॉटेज से बाहर निकल आईं। ठंडी ओस भरी रात में वे बिना आवाज किए भागने लगे। कॉटेज से मेन रोड तक पहुंचने का रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का था।
जो घने जंगल से होकर गुजरता था। तेज और तेज चलो, उमा ने आव्या को खींचते हुए कहा। वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन जंगल की खामोशी उन्हें डरा रही थी। उन्हें हर पेड़ के पीछे, हर छाया में मिशा का चेहरा दिख रहा था, सांवला, शांत और अब नफरत से भरा हुआ। अचानक उमा रुक गई। आव्या, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा। आव्या ने पीछे मुड़कर देखा। तुम्हें वहम हो रहा है, रुको मत, भागो। जैसे ही उन्होंने फिर से दौड़ना शुरू किया, मेन रोड से ठीक पहले पगडंडी पर किसी चीज की आहट हुई। एक ठंडी तेज हवा का झोंका आया, जिससे उनके शरीर कांप उठे, और फिर उनके ठीक सामने एक सांवली छाया प्रकट हुई। वह हवा में तैर रही थी, या शायद तेजी से उनके करीब आ रही थी। मिशा! वह वही थी, वही सांवली लड़की जिसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन अब उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, केवल बदला लेने की अथाह इच्छा थी। आव्या की चीख उसके गले में ही घुट गई। उमा ने हिम्मत करके आवाज दी, तुम मर चुकी हो, तुम हमें नहीं मार सकती। मिशा की आवाज हवा में गूंजी, लेकिन वह आवाज उसके गले से नहीं, बल्कि चारों ओर के पेड़ों से आ रही थी। तुमने मेरे पिता को मार दिया, तुमने मेरा सम्मान छीन लिया। क्या तुम्हें लगा मैं इतनी आसानी से चली जाऊंगी? आव्या ने डर के मारे उमा को धक्का दिया और दूसरी तरफ भागने की कोशिश की। तुमने मेरा वीडियो बनाया, मिशा की आवाज आव्या के कानों में चीखी। इससे पहले कि आव्या एक कदम भी और चल पाती, उसे लगा जैसे किसी अदृश्य लेकिन बर्बर शक्ति ने उसे पकड़ा है। वह जमीन पर गिरी और घिसटती हुई पीछे की ओर जाने लगी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ बेजान आवाजें निकल रही थीं। उमा ने यह सब देखा और डर से जड़ हो गई। उसने देखा कि आव्या के शरीर को उसी तरह नोचा जा रहा था, जैसे नायरा और करण को नोचा गया था, लेकिन इस बार मिशा ने आव्या के शरीर पर एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी आंखों पर, जिनसे उसने मिशा को बेइज्जत होते हुए देखा था, और हंसी थी। जब आव्या का खौफनाक अंत हुआ, मिशा उमा की तरफ बढ़ी। उमा जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। माफ कर दो, प्लीज, ये सब कुछ आहिल ने करवाया था, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी गलती नहीं है, मिशा की आवाज आई, जो अब उसके दिल को भेद रही थी। तुम भी वहां थी उमा, तुमने मेरा अपमान किया, तुमने हंसा, तुम सब मेरे पिता की मौत के जिम्मेदार हो। तुम चाहती तो ये सब रोक सकती थी, क्योंकि आहिल तुम्हारी कोई बात नहीं टालता, भले ही तुम सबसे ये बात छुपाओ, लेकिन तुम थी तो उसकी बड़ी बहन ही। मिशा ने उमा को पकड़ा। उमा को लगा जैसे हजारों बर्फीली सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हों। तुमने कहा था कि मैं सांवली हूं और मेरे जैसी लड़की को कोई प्यार नहीं कर सकता, मिशा ने धीरे से कहा। और फिर उमा को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया हो। उसे बुरी तरह अपने चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। और कुछ ही देर में उमा का भी अंत हो गया। जब सुबह हुई, अखिल अपनी बंदूक लेकर बाहर आया। आहिल अभी भी नींद में था। अखिल ने दरवाजा खोला और बाहर का नजारा देखकर जोर से चीखा। कॉटेज से मेन रोड तक जाने वाली पगडंडी पर खून के निशान थे, और कुछ ही दूरी पर दो लाशें, आव्या शाह और उमा बैनर्जी, बुरी तरह नोची हुई पड़ी थीं, और उनके पास पत्थरों पर फिर से खून से लिखा था 25 घंटे 21 मिनट। अखिल का शरीर कांपने लगा। 4 लोग 23 घंटे में मारे गए। अब आहिल, आशा और अखिल खुद बचे थे। वह जानता था कि अब कोई भागने की जगह नहीं बची है। मिशा उनके साथ उस कॉटेज में उनके हर कदम को देख रही थी। न्याय, जिसे आहिल के पिता ने पैसों से खरीद लिया था, अब मौत बनकर बदला ले रहा था। आव्या और उमा की लाशें मिलने के बाद आहिल का लग्जरी कॉटेज अब मौत के जाल में बदल चुका था। अखिल ने पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि अधिष्ठित ठाकुर अब उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, बल्कि वे उन्हें अपराधी मानेंगे। आखिरकार 4 लोग मारे जा चुके थे। अखिल ने कॉटेज के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद कर दी। आहिल, जो सुबह उठकर 2 और लाशें देखकर अर्ध पागल हो चुका था, अब अपने कमरे में सिमटा बैठा था। हम सब मरेंगे, हम सब मरेंगे, आहिल बार बार दोहरा रहा था। उसका अहंकार, उसकी दौलत, सब कुछ इस भयानक डर के सामने बेकार हो गया था। आशा, जो पहले आहिल के ग्रुप में शामिल होने की इच्छुक थी, अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह लगातार रो रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका विश्वासघात उसे मौत के इतने करीब ला देगा। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, आहिल,
आशा ने चीखते हुए कहा। तुम्हें मिशा को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मैंने तो बस तुम्हें जानकारी दी थी। तुम कातिल हो। आहिल अपने पलंग से कूदकर आशा की तरफ लपका। हाँ, मैं कातिल हूं और तुम मेरी गद्दार थी। तुम उस वक्त वहीं थी जब हमने उसे बेइज्जत किया था। तुम भी उतनी ही दोषी हो। अखिल ने दोनों को अलग किया। बस करो, लड़ना बंद करो। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो वह एक एक करके हमें मारेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बचा ही कौन है? आहिल ने नफरत से अखिल की तरफ देखा। तुम, मैं और यह गद्दार लड़की, वह प्यारी क्यों नहीं मरती? वह हमेशा मिशा के साथ थी। अखिल का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। हो सकता है प्यारी ही यह सब कर रही हो। आहिल, मिशा की आत्मा नहीं, प्यारी ही बदला ले रही है और उसने जानबूझकर आशा को जिंदा छोड़ा होगा ताकि हम एक दूसरे को मार डालें। लेकिन आहिल और आशा जानते थे कि यह कोई इंसान नहीं कर सकता। वह जिस क्रूरता और गति से मार रही थी वह अमानवीय थी। तो वहीं उधर देहरादून में प्यारी ने खबरें देखी। नायरा, करण, आव्या और उमा की हत्याएं। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक इंसान का काम नहीं हो सकता। यह मिशा ही थी जिसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वापसी की थी। प्यारी को डर लग रहा था, लेकिन एक गहरी संतुष्टि भी थी कि मिशा को आखिरकार इंसाफ मिल रहा था। भले ही वह भयानक तरीके से मिल रहा हो, लेकिन प्यारी को आशा की चिंता थी। आशा ने मिशा के साथ जो कुछ किया वह गलत था, लेकिन प्यारी यह भी जानती थी कि आशा अब उन शैतानों के साथ फंसी हुई है। प्यारी ने हिम्मत जुटाई और एक पुराना नंबर डायल किया, अधिष्ठित ठाकुर का। सर, मैं शैलजा जांगेट बोल रही हूं, मिशा यादव की दोस्त। अधिष्ठित ठाकुर की आवाज थकी हुई थी। हाँ, मुझे पता है। ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम ये सब कर रही हो? नहीं सर, प्यारी ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन मुझे पता है कि कौन कर रहा है। मिशा वापस आ गई है। वह इंसाफ ले रही है जो उसे कोर्ट ने नहीं दिया। अधिष्ठित ने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी दर्द में बदल गई। यह सब बकवास है। कोई भूत प्रेत नहीं है, यह कोई इंसान ही है जो उन पर हमला कर रहा है। और मुझे लगता है कि तुम उस इंसान को जानती हो। मैं नहीं जानती सर, प्यारी ने कहा, लेकिन मैं जानती हूं कि आहिल राजपूत के कॉटेज में अभी भी 3 लोग हैं, आहिल, अखिल और आशा। आहिल और अखिल ने जो किया वह उन्हें भुगतना चाहिए, लेकिन आशा, वह बस एक बेवकूफ लड़की थी जिसे उन्होंने इस्तेमाल किया। आप प्लीज आशा को बचाइए। अधिष्ठित को लगा कि प्यारी सच बोल रही है। उन्होंने तुरंत मसूरी पुलिस को कॉटेज की तरफ रवाना होने का निर्देश दिया। दूसरी तरफ कॉटेज के अंदर आहिल ने पानी पीने के लिए अपनी बोतल उठाई। अखिल अपनी बंदूक थामे सोफे पर सोया हुआ था। आशा एक कोने में बैठी थी। तभी कमरे के बीचों बीच हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। आशा और आहिल की आंखें डर से फटी रह गईं। सामने मिशा खड़ी थी। वह अब अपनी सांवली, शांत रूप में नहीं थी। उसके कपड़े गंदे थे। उसके चेहरे पर अब भी उस रात के अपमान का दर्द था और उसकी आंखें, वे किसी गहरे गड्ढे की तरह लग रही थीं, जिनमें कोई भावना नहीं थी, केवल मृत्यु की इच्छा थी। जिसे देख आहिल चीख उठा, नहीं, दूर हटो प्लीज। मेरे पिता तुम्हें पैसे देंगे, जो चाहोगी वो मिलेगा। पैसा? मिशा की आवाज अब और ज्यादा खुरदुरी थी। क्या पैसा मेरे पिता की जिंदगी वापस ला सकता है? क्या पैसा मेरी इज्जत वापस ला सकता है? क्या पैसा उस बदनामी को खत्म कर सकता है जो तुम लोगों ने मेरे पिता की? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम सब मरोगे। जैसे ही मिशा आहिल की तरफ बढ़ी, खिड़की का कांच तोड़कर एक पत्थर अंदर आया। वहां प्यारी खड़ी थी। वह अपने हाथ में एक छोटा सा क्रूस लिए हुई थी जो उसने अपनी दादी से लिया था। मिशा, रुको! प्यारी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। यह तुम नहीं हो। यह बदला तुम्हें खुद को भी मार रहा है। आहिल और अखिल, हाँ, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आशा तुम्हारी दोस्त थी। उसने गलती की, लेकिन क्या तुम उसे भी मार दोगी? मीशा, जो अब तक केवल नफरत से भरी थी, प्यारी को देखकर एक पल के लिए रुक गई। प्यारी और मिशा दोनों की नजरें मिली। एक तरफ बदला लेने वाली आत्मा और दूसरी तरफ दोस्ती निभाने वाली इंसान। मिशा की आंखों में एक पल के लिए मानवता की झलक दिखी, फिर नफरत वापस आ गई। उसने धोखा दिया प्यारी, वह भी उनकी तरफ थी। प्यारी ने एक आंसू बहाया। मैं जानती हूं, लेकिन तुम मिशा यादव थी जिसने कहा था कि लोग रंग नहीं दिल देखते हैं। तुम्हारी दोस्ती, वह मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा पल थी।
क्या तुम उसे भूल जाओगी? इन दो शैतानों को सजा दो, लेकिन आशा को माफ कर दो। तुम्हारी दोस्ती की खातिर प्लीज। प्यारी का इमोशनल अटैक काम कर गया। मिशा का हाथ हवा में कांपा। उस पल के लिए बदला लेने वाली आत्मा और पुरानी दोस्त के बीच एक युद्ध शुरू हो गया। अब कॉटेज के अंदर तनाव अपने चरम पर था। मिशा, जो अब एक प्रतिशोधी इकाई थी, प्यारी की भावनात्मक अपील के कारण एक पल के लिए ठहर गई थी। प्यारी क्रूज पकड़े हुए मिशा की ओर देख रही थी। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन दृढ़ता थी। मैं तुम्हारी दोस्त हूं मिशा, तुम्हारी प्यारी। अगर तुम सच में वापस आई हो तो तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। आशा को छोड़ दो, उसे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन ये दोनों, प्यारी ने आहिल और अखिल की तरफ इशारा किया, इन्होंने तुम्हें मार डाला। मिशा की काली आंखों में एक भयानक संघर्ष चल रहा था। पुरानी दोस्ती का एहसास और नए मिले बदले की आग। इसी बीच डर से कांप रहे अखिल ने स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। अखिल ने तेजी से अपनी चुराई हुई बंदूक निकाली और मिशा पर निशाना साधा। यह कोई आत्मा नहीं है, यह कोई धोखेबाज लड़की है, भागो यहां से। अखिल ने गोली चलाई। गोली की आवाज कॉटेज में गूंज उठी, लेकिन मिशा एक आत्मा थी। वह भौतिक रूप से वहां मौजूद नहीं थी। गोली सीधे प्यारी के सिर के ऊपर से निकल गई और दीवार से जा टकराई। मिशा की आंखें गुस्से से भड़क उठीं। तुमने मेरी दोस्त को मारने की हिम्मत कैसे की? इससे पहले कि अखिल दूसरी गोली चला पाता, एक जबरदस्त अदृश्य शक्ति ने उसे जमीन पर पटक दिया। अखिल की बंदूक उसके हाथ से छूट गई और वह दर्द से कराहने लगा। मिशा अब पूरी तरह से केंद्रित थी। उसका ध्यान आशा और प्यारी से हटकर अपने मुख्य शिकार आहिल राजपूत की ओर गया। मिशा ने आशा की तरफ देखा। आशा फर्श पर बैठी अपने हाथ जोड़कर कांप रही थी। आशा! मिशा की आवाज हवा में गूंजी। तुमने धोखा दिया, तुमने मेरा अपमान किया, लेकिन प्यारी की खातिर और सिर्फ मेरी दोस्ती की खातिर। मिशा का शरीर एक पल के लिए हवा में गूंजता रहा, फिर वह तेजी से आशा से दूर हो गई। तुम आजाद हो, अब जाओ और अपने कर्मों का प्रायश्चित करो। आशा को विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत उठी, प्यारी की तरफ देखा और जोर से रोते हुए दरवाजे से भाग गई। प्यारी ने राहत की सांस ली। मिशा ने आखिरकार दोस्ती निभाई थी। अब कमरे में सिर्फ 4 लोग बचे थे, मिशा, प्यारी, आहिल और अखिल। अखिल जमीन पर पड़ा, दर्द से कराह रहा था। आहिल, जो अब तक अपने पिता की दौलत के पीछे छिपा हुआ था, अब अकेला निहत्था खड़ा था। उसका भयानक अहंकार टूट चुका था। मिशा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब नफरत नहीं, बल्कि एक उदास सत्य था। तुमने मुझसे प्यार करने का नाटक किया, तुमने मेरी सादगी को कुचला, तुमने मेरे पिता को मार डाला। मैंने तुम्हें 48 घंटे दिए थे बर्बाद करने के लिए, और अब मैं तुम्हें वापस दे रही हूं। आहिल ने मिशा की आंखों में देखा। उसे अपनी पूरी जिंदगी एक फ्लैशबैक की तरह दिखने लगी। अहंकार, पैसा, लड़कियों को इस्तेमाल करना और अंत में एक भोली लड़की का जीवन और उसके पिता का सम्मान छीन लेना। पहली बार आहिल के दिल में डर नहीं, बल्कि भयानक अपराध बोध जागा। उसे एहसास हुआ कि वही मिशा की मौत का असली जिम्मेदार था। वह मिशा को मारना नहीं चाहता था, वह सिर्फ उसे नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन उसने सब कुछ छीन लिया था। मिशा! आहिल की आवाज कांप उठी। मैं जानता हूं, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। यह सब मेरी वजह से हुआ। नायरा, करण, आव्या, उमा, तुम्हारे पिता, सबका खून मेरे हाथों पर है। आहिल ने अपने घुटनों पर बैठते हुए रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि सालों से दबा हुआ पश्चाताप निकल रहा था। तुम मुझे मार सकती हो, आहिल ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम और पाप करो। मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं। मैं खुद को सजा देता हूं। इससे पहले कि मिशा कुछ कर पाती, आहिल ने तेजी से जमीन पर पड़ी अखिल की बंदूक उठाई। प्यारी चीख उठी। अखिल ने कांपते हुए आहिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन आहिल पहले ही निर्णय ले चुका था। उसने बंदूक अपनी कनपटी पर रखी और मिशा की तरफ देखकर उदास आवाज में कहा, यह बदला मैंने खुद से लिया है, मुझे माफ कर देना मिशा। कॉटेज में आखिरी गोली की आवाज गूंजी। आहिल राजपूत, जो मिशा की मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार था, उसने खुद अपनी जान ले ली। प्यारी डर से कांप उठी। अखिल सदमे में था। मिशा की आत्मा वहीं खड़ी थी। आहिल के इस अप्रत्याशित कदम ने उसे हिला दिया था।
उसने उसे क्रूरता से मारने का इंतजार किया था, लेकिन आहिल ने अपने अपराध बोध से खुद को मार डाला। बदला पूरा हो चुका था। नायरा, करण, आव्या, उमा और आहिल सब खत्म हो चुके थे। मिशा ने आखिरी बार कमरे में देखा। अखिल जमीन पर पड़ा था सदमे में। प्यारी अपने आंसू पोंछते हुए मिशा की तरफ बढ़ी। मिशा, अब तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। मिशा की आत्मा ने एक गहरी लंबी आह भरी, जो किसी हवा के झोंके जैसी थी। मिशा की आंखों में जो नफरत और दर्द था, वह धीरे धीरे मिट गया। उसका सांवला शरीर अब पारदर्शी होने लगा था। शुक्रिया प्यारी, उसकी आवाज हवा में गूंजी। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मिशा ने प्यारी को आखिरी बार गले लगाना चाहा। प्यारी भी आगे बढ़ी। एक आत्मा होने के बावजूद सच्ची दोस्ती जीत गई। दोनों के गले मिलते ही मिशा की आत्मा हमेशा के लिए हवा में घुल गई। आहिल राजपूत के कॉटेज में गोली की आवाज गूंजने के कुछ ही मिनटों बाद पुलिस की गाड़ियां कॉटेज के बाहर तेजी से पहुंची। मसूरी पुलिस के साथ अधिष्ठित ठाकुर भी वहां मौजूद थे, जिन्हें प्यारी ने लोकेशन दी थी। जब पुलिस कॉटेज का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो उन्होंने अंदर का भयावह दृश्य देखा। आहिल राजपूत की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथ में बंदूक थी। अखिल घबराया हुआ और सदमे में एक कोने में कांप रहा था, और प्यारी दहशत में होने के बावजूद बीच में खड़ी थी, जिसके चेहरे पर आंसू और अजीब सी शांति थी। अधिष्ठित ठाकुर ने अंदर प्रवेश किया और लाशों को देखा। 5 मौतें एक के बाद एक। उन्होंने अखिल को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। सर, मैं नहीं, अखिल चीखा। यह मैंने नहीं किया। आहिल ने खुद को मारा और बाकी सब मिशा ने किया। वह वापस आ गई थी। उसने बदला लिया। अधिष्ठित ठाकुर ने एक लंबी थकी हुई सांस ली। वह मिशा के वापस आने की बात पर विश्वास नहीं कर सकते थे, लेकिन वह यह भी जानते थे कि ये सारी मौतें किसी आम इंसान का काम नहीं थीं। और जिस तरह से आहिल की लाश मिली थी, बंदूक हाथ में, स्पष्ट रूप से आत्महत्या, वह भी एक भयानक सच्चाई थी। उन्होंने प्यारी की तरफ देखा। प्यारी ने उन्हें सिर हिलाकर संकेत दिया कि आहिल ने खुद को ही मारा है। अखिल, अधिष्ठित ने कठोर आवाज में कहा, तुमने जो कुछ भी किया, अब उसका हिसाब कानून लेगा। तुम्हारी बदमाशी और इस गैंग रैगिंग ने 2 निर्दोष लोगों की जान ले ली, और अब तुम्हारे 5 दोस्त मर चुके हैं। अखिल ने वहीं जमीन पर घुटने टेक दिए। उसका सारा घमंड टूट चुका था। वह जानता था कि अब वह कानून से नहीं बच सकता। हाँ सर, अखिल ने टूटी हुई आवाज में कहा, हमने ही मिशा को बर्बाद किया। हमने वीडियो बनाया, हमने उसके पिता को मार डाला। मैं अपराधी हूं, लेकिन मैं उन हत्याओं में शामिल नहीं हूं। पुलिस ने अखिल को हिरासत में लिया। अगले कुछ दिनों तक मसूरी और देहरादून में यह घटना सुर्खियों में रही। मीडिया ने इसे राजपूत परिवार के बेटे और उसके दोस्तों का सामूहिक अंत नाम दिया। अधिष्ठित ठाकुर पर केस को जल्द से जल्द बंद करने का भारी दबाव था। प्रताप राजपूत अपने बेटे की मौत से बौखला गए थे, लेकिन अब उनका अहंकार टूट चुका था। अधिष्ठित ठाकुर ने अपनी रिपोर्ट में कुछ निष्कर्षों के साथ केस बंद किया। मिशा यादव और महेश यादव की मौत आत्महत्या और हार्ट अटैक वीडियो के कारण हुए सामाजिक सदमे से। नायरा, करण, आव्या और उमा की मौत अज्ञात अपराधियों द्वारा की गई हत्या, जंगली जानवरों के हमले जैसा दिखाया गया, लेकिन असली सच्चाई को दबाया गया। आहिल राजपूत की मौत आत्महत्या, गहन अवसाद और अपराध बोध के कारण। अधिष्ठित ठाकुर ने निजी तौर पर प्यारी को बुलाया। तुमने सच कहा था प्यारी, जो इंसाफ अदालत ने नहीं दिया, वह इंसाफ किसी और तरीके से हुआ है। उन्होंने धीरे से कहा, तुम आजाद हो, तुम गवाह नहीं हो, तुम सिर्फ एक दोस्त थी। प्यारी ने उनकी आंखों में देखा। शुक्रिया सर, कम से कम मिशा को शांति तो मिली। आशा, जो मिशा की कृपा से बची थी, उसने अपना बयान दिया कि वह डर के मारे जंगल से भाग गई थी, और आहिल और अखिल को ही उसने एक दूसरे से लड़ते देखा था। उसका बयान कानूनी रूप से अहम नहीं था, लेकिन उसने प्यारी को धन्यवाद कहा और वादा किया कि वह अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी। प्यारी वापस हॉस्टल लौटी। मिशा का बेड अब भी खाली था, लेकिन अब उस कमरे में न तो डर था, न ही उदासी। वहां एक अजीब सी शांति थी। प्यारी ने मिशा की तरफ से आखिरी लड़ाई लड़ी थी। उसने न सिर्फ मिशा की आत्मा को शांति दिलाने में मदद की, बल्कि दोस्ती का सम्मान करते हुए आशा की जान भी बचाई। उसने अपने पिता को फोन किया और कहा कि वह कॉलेज छोड़ना चाहती है,
मैं अब यहाँ नहीं रह सकती पापा, मेरी दोस्त चली गई और मैंने बहुत कुछ देखा है। प्यारी ने मसूरी छोड़ दिया। वह देहरादून में मिशा के पुराने घर गई। वह घर अब बंद था। वह घर की दरवाजे पर खड़ी हुई और उस सांवली भोली लड़की मिशा यादव के लिए प्रार्थना की, जिसने दुनिया की क्रूरता को देखा, सहा और फिर खुद इंसाफ लेने के लिए वापस लौटी। तुम अब शांति से सो सकती हो मिशा, प्यारी ने फुसफुसाया। तुम्हारा बदला पूरा हो गया है और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं तुम अब भी मुस्कुरा रही होगी। प्यारी ने उस गली से विदा ली और अपने साथ मिशा की दोस्ती की एक मीठी लेकिन भयानक याद ले गई। मिशा यादव की कहानी 48 घंटे और वो लौटी अपना बदला लेने के लिए समाप्त हो गई थी। न्याय बहुत देर से और बहुत क्रूर तरीके से मिला था, लेकिन वह मिला जरूर था। अखिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आहिल राजपूत की आत्महत्या और बाकी 4 हत्याओं के सदमे के बीच अखिल को उस रात की घटना, मिशा के वीडियो बनाने और उसके पिता की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। प्रताप राजपूत अपनी दौलत और बेटे के नुकसान से टूट चुके थे और अब अखिल को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। आखिरकार आहिल की आत्महत्या ने ही पुलिस को सारा दोष अखिल और मृत दोस्तों पर मरने का मौका दे दिया था। अखिल को मिशा और उसके पिता के साथ किए गए जघन्य अपराधों के लिए लंबी जेल की सजा सुनाई गई। वह जानता था कि उसने भले ही शारीरिक रूप से किसी को न मारा हो, लेकिन वह मिशा के दर्द का एक महत्वपूर्ण भागीदार था। जेल की सलाखें उसे दुनिया से अलग नहीं कर रही थीं, बल्कि मिशा के प्रतिशोध से बचा रही थीं। उसने अपने अकेलेपन में कई बार अधिष्ठित ठाकुर से मिशा के वापस आने की कहानी बताई, लेकिन अधिष्ठित बस मुस्कुराकर कहते थे, तुमने जो बोया था वही काटा है अखिल। कभी कभी न्याय देने के लिए किसी अदालत की जरूरत नहीं होती। आशा ने मसूरी कॉलेज छोड़ दिया और अपने माता पिता के पास दिल्ली लौट आई। मिशा के अंतिम निर्णय ने उसे एक दूसरा जीवन दिया था। उसने अपनी दौलत और दिखावे का मोह छोड़ दिया। वह अब चुपचाप चैरिटी का काम करती थी और हमेशा उस सांवली लड़की की दोस्ती और क्षमा को याद रखती थी, जिसने उसे मौत के मुंह से बचाया था। प्यारी ने भी मसूरी छोड़ दिया। वह राजस्थान में अपने घर वापस आ गई। हॉरर जो उसने देखा और महसूस किया था उसे कभी नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन मिशा की दोस्ती उसे हमेशा याद रहेगी। वह अब जीवन में अधिक सतर्क, अधिक संवेदनशील थी। उसने तय किया कि वह समाज में उन लोगों के लिए काम करेगी जो बुलिंग और साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। प्यारी जानती थी कि मिशा यादव के लिए इंसाफ पूरा हो गया है। प्रतिशोध की भयानक प्रक्रिया ने भले ही कई जीवन छीन लिए हों, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि कुछ अपराध इतने घिनौने होते हैं कि कुदरत खुद ही अपना हिसाब बराबर करती है। मिशा यादव, सांवली, शांत और सरल, ने अपनी मौत का बदला लेकर यह साबित कर दिया कि सादगी को कुचलने वाले अहंकारी हमेशा के लिए आजाद नहीं रह सकते। बदला लेने के लिए वह 48 घंटों के बाद लौटी और जब तक उसके दोषियों का हिसाब नहीं हुआ तब तक वह शांत नहीं हुई। और अंत में जब सभी अपराधी खत्म हो गए तो मसूरी की हवा में मिशा की आत्मा ने एक गहरी शांत सांस ली। वह अब अपने पिता के साथ शांति में थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए और बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी।